तो क्या हाल है बच्चों, मैं रोहित कुमार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ZTI क्लासेस में। बच्चों आज का जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 10th का केमिस्ट्री अध्याय 1 जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसका महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ होने वाला है। क्योंकि आप लोगों का जो है एग्जाम 2024 का, उसके लिए कुछ मंथ बचा है ताकि आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर ले। इसके लिए जो है अभी लगातार वस्तुनिष्ठ डाला जा रहा है, तो आप परेशान ना हो, घबराए ना। जितने भी वस्तुनिष्ठ करवाया जाएगा आप लोग तैयार कर ले, एक भी प्रश्न जो है किसी भी विषय में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आज का जो है क्लास वो उसे क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ दिया गया है, अब देखिए पहला वस्तुनिष्ठ दिया गया है कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और सभी। तो याद रखिएगा उपचयन वैसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है। तो हमसे पूछा गया कि उपचयन में क्या होता है, तो उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, ह्रास होता है, ये दोनों सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये भी सही है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, इसका आंसर सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। उपचयन वैसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। मतलब तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या है, आप लोगों को बताया गया है कि श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, ऊष्माक्षेपी। इसमें ऊष्मा क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा गया। और ऊष्माशोषी किसे कहा जाता है, जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण। तो आपसे पूछा जाएगा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा, आपको क्या याद रख रहा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इनमें से कौन अवकारक है, क्या है, अवकारक इनमें से कौन है, तो याद रखिएगा अवकारक किसे कहा जाता है। तो अवकारक में दिया गया है H2CO, O2, H2S। तो अवकारक इसमें हो जाना चाहिए क्या, इसमें अवकारक जो होगा वो H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवकारक में H2। एक होता है अवकारक और एक होता है प्रतिफल। अवकारक में जो भाग लेता है और प्रतिफल में क्या होता है, जो नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो H2 जो है वो क्या है, अवकारक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो दिया गया खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अपघटक है या अवयव है। जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि खाना बनाने में जो है यूज किए जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले द्रवीभूत गैस का जो अवयव है, तो याद रखिएगा ये जो है वो ब्यूटेन का क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन जो है इसका क्या है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का ये प्रमुख अवयव है। अगला दिया गया इनमें से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो याद रखिएगा आपसे बताया गया होगा संचारण, जब बताया गया होगा संचारण तांबा में भी होता है, जिंक में, पोटेशियम, गोल्ड, सोना जो है इसमें किसी भी प्रकार का संचारण की अभिक्रिया नहीं होती है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। आप क्या है, आप जब सोना गले में पहनते हैं या किसी आभूषण के रूप में रखते हैं तो देखते हुए उसमें किसी भी प्रकार का अभिक्रिया नहीं होता, उसका कलर जैसा रहता है उसी तरह रह जाता है। तो मतलब गोल्ड में, सोना में जो है क्या, ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया नहीं कर पाता, सहयोग नहीं कर पाता। अब देखना इनमें से कौन ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक कहा जाता है जिस पदार्थ में ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन होता है उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या, O2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर जो है O2 हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में, क्या दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो याद रखिएगा बिना ज्वाला के इनमें से कौन सा पदार्थ जलता है। तो दिया गया मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला, मीथेन गैस। तो बिना कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो याद रखिएगा ये जो कोयला है वो क्या होता है, बिना ज्वाला के जलता है। शायद इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये प्रश्न कुछ अलग है और ऑप्शन कुछ अलग होना चाहिए। तो ये प्रश्न देख लीजिएगा आप लोग, लगता है क्या ये प्रश्न गलत है, ये प्रश्न सही है। इनमें से क्या है, ऑप्शन जो है नहीं दिया गया है, कमरे के ताप पर होना चाहिए या कुछ ऐसी अवस्था में होना चाहिए, तो क्या हो जाता, अलग इसका आंसर होता है। ये क्वेश्चन दिया गया है लेकिन इसका ऑप्शन जो है इसमें शायद नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन
सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयोग किया जाता है? कौन सा पदार्थ जो है वो फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले वो फिल्म बनाने में होते हैं? तो याद रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। क्या होता है? AgBr। या जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका उपयोग फोटोग्राफी के फिल्म बनाने में, पहले का जो फिल्म होता था, कैमरा होता था, उसमें रील लगाया जाता था, वो रील पर क्या होता था, पूरा मूवी या जो रिकॉर्डिंग हम लोग करते थे वो दिख जाता था। तो उसी को कहा जाता है क्या? उसका फिल्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को उसका फिल्म कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि जल का विद्युत अपघटन करने पर, जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मूल अनुपात क्या होगा? तो याद रखिएगा ये दोनों का अनुपात होता है 2:1। कितना होता है? 2:1 होता है। जब हम क्या करते हैं, जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वह 2:1 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा अगर कोई ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किस कोई पदार्थ जो है वो जलना क्या करता है, जिस ताप पर प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे कहा जाता है ज्वलन ताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वलन ताप। कोई भी पदार्थ जिस ताप पर जलना प्रारंभ करता है उसे कहा जाता है ज्वलन ताप। एकदम चिंता ना कीजिए, आपका जो एग्जाम होने वाला है वो अच्छा ही जाएगा, सिर्फ आप लोग क्या कर ले, ठीक ढंग से तैयारी कर ले। अगला दिया गया निम्न में से कौन उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माक्षेपी आप लोगों को पता है कि जिसमें क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। तो किसको कहते हैं? उष्माक्षेपी। देखिए जल का बाष्पन, जल के बाष्पन में क्या होगा? उष्मा उत्सर्जित होगा। अम्ल का जल द्वारा तनु करना, चलिए ये जो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अम्ल के द्वारा जल का तनु करना। इसमें क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया। उससे पहले आप लोग क्या, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों को भेजें ताकि उसका भी तैयारी क्या हो सके, ठीक ढंग से हो सके। दिया गया रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया को किसके सहायता से हम लोग व्यक्त करते हैं? तो पहला दिया गया संकेतों के द्वारा, अनुसूत्रों के द्वारा, समीकरणों के द्वारा, उसके बाद सरल सूत्रों के द्वारा। तो रासायनिक अभिक्रिया को याद रखिएगा समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? समीकरण के द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा जो हमारे शरीर में क्या करता है, भोजन का पाचन होता है, तो यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है? यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला दिया निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया, दहन मतलब क्या होगा, जिसमें उष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होगा। याद रखिएगा दहन किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग? दहन कहते हैं। तो इसमें कौन सा है जिसमें उष्मा और प्रकाश निकलता है? तो मोम का पिघलना, उष्मा और प्रकाश, मोम का पिघलना, उबलता हुआ जल, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पेट्रोल का जलना है वो क्या है? एक दहन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? दहन, क्योंकि इसमें कार्बन का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। क्या होता है? कार्बन का उत्सर्जन होता है। ऐसे मोम का पिघलना भी हो सकता है, क्योंकि मोम का पिघलना नहीं होगा क्योंकि ये जलने की अवस्था को नहीं बता रहा है। लेकिन पेट्रोल का जलना जो है, इसमें क्या हो रहा है? पेट्रोल जल रहा है और कार्बन, उष्मा, प्रकाश सभी उत्सर्जित होंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोम, ये पेट्रोल का जलना। मोम का पिघलना हो सकता है तापमान के कारण पिघल रहा हो, लेकिन इसमें प्रकाश तब क्या होगा? उत्सर्जित नहीं होगा, इसलिए पेट्रोल का जलना ही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है समीकरण के बाएं तथा दाएं दोनों ओर, समीकरण के बाएं तथा दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण कहलाता है। तो याद रखिएगा जब दोनों तरफ, बाएं तरफ और दाएं तरफ, मतलब अभिकारक और प्रतिफल के तरफ, अगर उसकी जो परमाणु संख्या है वो समान है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला दिया गया कि बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं। जब क्या है? बेरियम क्या दिया गया? क्लोराइड के विलयन को जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्योंकि जब क्या किया जाएगा, बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया जाएगा तो उससे कुछ अवक्षेप का निर्माण होता है। क्या होता है?
अवक्षेप का निर्माण होता है, और वैसी अभिक्रिया आप लोगों को बताया गया जिसमें क्या होता है, अवक्षेप बनता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। तो याद रखिएगा इसमें क्या हो रहे हैं, जब क्या कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जा रहा है, गर्म करने पर क्या क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा, देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है, विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, उभय विस्थापन नहीं है, यह अपघटन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया है। किसमें, इसमें क्या हो रहा है, दो यौगिक आपस में टूट रहे हैं, क्या हो रहे हैं, दो यौगिक आपस में क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला दिया गया, जिस रासायनिक समीकरण, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ उसका उत्सर्जन होता, मतलब इसमें किसी का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो जब याद रखिएगा, कुछ छूट गया है कि साथ साथ क्या होता है, गैसों का उत्सर्जन होता है या कुछ होना चाहिए, अगर उत्सर्जन होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा जब क्या होगा, उत्सर्जन हो तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, यहां होना चाहिए क्या, उष्मा का, क्या होना चाहिए, उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो अभी आप लोगों को बताया गया था कि जिसमें उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उसे कहते हैं क्या, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और आपसे जब पूछा जाएगा कि उष्मा का अवशोषण हो रहा तो उष्मा ये शोषी अभिक्रिया। अगला दिया गया है, किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक, किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो तेल को सुरक्षित रखने के लिए याद रखिएगा, नाइट्रोजन जो है उसको क्या किया जाता है, ये जो नाइट्रोजन है उसका प्रयोग किया जाता है ताकि तेल क्या रह सके, सुरक्षित रह सके। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 20वां प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, कुछ अलग बन रहा है, और जब क्या है, जब बनता है, याद रखिएगा आप लोगों को बताया गया था उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल क्षार से मिलकर क्या करता है, लवण और जल बनाता है। देखिए अम्ल क्षार से मिलकर क्या बना रहा है, लवण और जल बना रहा है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, अम्ल मिल रहे हैं, और अम्ल मिलकर क्या बना रहे हैं, क्षार और लवण बना रहे हैं, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण जो है एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, और इसमें प्रकाश का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो है उसमें प्रकाश का क्या होता है, अवशोषण होता है, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन देख लेते हैं, तो थोड़ा सिर्फ ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है। याद रखिएगा जब रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ाया गया था आप लोगों को, तो उसमें बताया गया होगा कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का आंसर क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो प्रश्न दिया गया कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सी कथन सत्य है। चलिए कथन पढ़ते हैं, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। अगला दिया, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अपघटन कहलाता है। ऑक्सीकरण पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अवकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो चलिए इसमें जो दिया गया है ऑक्सीकरण पदार्थ का ये जो है ऑक्सीकरण पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है, यह जो ऑप्शन जो दिया गया वो क्या है, सत्य है। ऑक्सीकारक जो है पदार्थ वो क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराने पर जब क्या किया जाएगा, द्रवित ये सोडियम क्लोराइड है इसका विद्युत अपघटन करवाया जाएगा तब क्या होगा। तो याद रखिएगा क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होगी। कहां मुक्त होगी, क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पर क्या होगी, मुक्त होगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न दिया गया कि कली चूना और जल के बीच जब अभिक्रिया करवाया जाए, जब क्या किया जाएगा, कली चूना और जल की जब अभिक्रिया करवाई जाएगी
तो आप देखते होंगे जब आपके घर में वो चूना लाया जाता तो अभिक्रिया करवाया जाता तो पर्याप्त रूप में क्या उत्सर्जित होते हैं, उष्मा। आपसे उसमें देखेंगे कि भाप क्या होता है, अत्यधिक उत्पन्न होता है, वहां से गर्माहट कुछ फील होता है, तो क्या हो जाएगा, पर्याप्त मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखिएगा यह द्रव्यमान की, क्या याद रखना आपको कि द्रव्यमान की अनवरता सिद्धांत पर आधारित है। अनवरतता यहां होना चाहिए, अनवरतता सिद्धांत पर क्या है, ये आधारित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम क्लोराइड का विलयन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम क्लोराइड का विलयन डालने पर निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड का जो विलयन डाला जाता है तो उसमें क्या क्या होते हैं, कौन सी अभी मतलब जो है ये ऑप्शन के अनुसार सही है। तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, क्या बनते हैं, सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। लवण और क्या किया जाता है, जल बनाया जाता है। अभी आप लोगों को बताया जा रहा, तो यह क्या, लवण और जल बनते हैं, सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। अगला दिया गया है कि लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। याद रखिएगा जब आप क्या करते हैं, लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तब उनमें क्या क्या अभिक्रियाएं होती है, क्या होता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है, क्या, हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। दूसरा दिया गया हाइड्रोजन गैस पर फेरिक क्लोराइड, ये याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस पर फेरस क्लोराइड बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है Cl2 प्लस 2Kl और ये एरो का चिन्ह है, फिर है 2KCl प्लस L2, मतलब क्या है, इसमें क्या क्या मिल रहा है। देखिए दिया गया है कि इसमें क्लोरीन मिल रहा है, पोटेशियम आयोडाइड मिल रहा है, तब बना क्या रहा है, पोटेशियम क्लोराइड। और ये तो मतलब ये दिया गया है, इसमें कौन सी अभिक्रिया है, तो देखते हैं कौन कौन सी अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा आपको संयोजन में मिलता है, विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन वैसी अभिक्रिया है जिसमें एक दूसरे का जो परमाणु है वो क्या होता है, आपस में विस्थापित होते हैं। देखिए क्लोरीन क्या हो रहा है, इसके साथ विस्थापित हो रहा है और इसका जो है यहां आ रहा है, मतलब क्या एक दूसरे पदार्थ आपस में क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। तो विस्थापित जब करेंगे तो कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अगला है अभिक्रिया H2S प्लस Cl, फिर एरो का चिन्ह है 2HCl प्लस S, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है। तो याद रखिएगा ऑक्सीकारक किसे कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो इसमें ऑक्सीकारक जो है वो क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन इसमें क्या है, ऑक्सीकारक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि रासायनिक समीकरण में विलयन को किस प्रतीक के द्वारा दिखाया जाता है। तो रासायनिक समीकरण में याद रखिएगा विलयन जो होता है उसको AQ के माध्यम से दिखाया जाता है, किसके माध्यम से, AQ के माध्यम से दिखाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर पदार्थ होता है, तो ये प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा क्या क्या ऑप्शन दिया गया, O2, दूसरा दिया NO2, तीसरा दिया NO2 और N2। तो याद रखिएगा ये जो है NO2 और N2 जो है वो प्राप्त होता है, मतलब क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है वो प्राप्त होता है। सॉरी, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन होना चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ऑप्शन जो है वो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन उभय विस्थापन है। तो क्या हो जाएगा, जिसमें क्या करेगा अपना जो है ये परमाणु जिनमें होंगे क्या, वो अपने अणु को क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट में 2H2 प्लस O2, फिर एरो का चिन्ह 2H2O, मतलब इसमें देखिए विस्थापन नहीं संयोग हो रहा है। और दूसरा दिया गया है AgNO3 NaCl और AgCl, चलिए इसमें क्या हो रहा है, ये विस्थापित हो रहा है। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा,
आपका हो जाएगा AgNO3 प्लस NaCl। देखिए इसमें क्या है, ये यहाँ है लेकिन इसका जो क्लोरीन है इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, विस्थापित हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, विस्थापन अभिक्रिया। अगला दिया गया है कि ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है। आपको ये बताना है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया जो है वो कौन सी अभिक्रिया है। देख लीजिए यह आपका समीकरण है, इसमें बताना है कौन सी अभिक्रिया है। तो यह देखिए एल्यूमिनियम के साथ इसका जो ऑक्सीजन है वो विस्थापित हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला है साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना, कौन सी अभिक्रिया है। तो साग सब्जी जब क्या होते हैं, विघटन होते हैं, विघटित होते हैं, तो उसे कहा जाता है कौन सी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला है जैजन CuSO4, फिर एरो का चिन्ह है जैजन SO4 प्लस Cu। अब देखिए क्या हो रहा है, ये भी एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है, विस्थापित हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया। जब दो अणु क्या करते हैं, आपस में विस्थापित होते तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 37 नंबर, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल लेते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, अभी बताया गया था कि प्रकाश का जब अवशोषण होगा तो उसे प्रकाश संश्लेषण वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह प्रकाश संश्लेषण से ही भोजन बनाते हैं, इसलिए कौन सी अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला दिया गया है 2PbO प्लस C, एरो का चिन्ह है 2Pb प्लस CO। तो ये कौन, इसमें क्या है, ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। ये अब देखिए PbO ऑक्सीकृत हो रहा है, PbO ऑक्सीकृत हो रहा है, C का अपकरण हो रहा है, C का अपकरण हो रहा है, ये PbO का अपकरण हो रहा है। तो याद रखिएगा, यह देखिए PbO का क्या हो रहा है, अपकरण हो रहा है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न ये अभिक्रिया CuO प्लस H2, फिर एरो का चिन्ह Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देख लीजिए Cu और इसका O जो है यह हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, मिल रहा है, तो जल बना रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए इसका जो ऑक्सीजन इसके साथ विस्थापित हो रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अगला दिया गया है इस अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है। अब देखते हैं अपचयन किसका हो रहा है, तो यहां देख लेते हैं Cu का क्या होता है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। बताया गया था आप लोगों को कि अपचयन कौन सी अभिक्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो देख लीजिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, किसमें ह्रास हो रहा है, CuO में क्या हो रहा है, इसका ह्रास हो रहा है। तो चलिए आज का जो वस्तुनिष्ठ है वो यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है।